प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे देखो, मैं बात करने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ये एक सब्जेक्ट है बीटेक 8 सेमेस्टर में, और ये जो है इलेक्टिव पेपर है। कैसा पेपर है ये आपका? इलेक्टिव पेपर आपका जो है ये है। तो ये जो इलेक्टिव पेपर है, इसका सिलेबस जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर दिया है ना। तो सिलेबस जब मैंने आपको डिस्कस कर दिया, आप लोगों ने अपना सिलेबस जो है मिला लिया होगा। और मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस कुछ अलग भी है। जो मैंने पढ़ा था वही सिलेबस अभी भी है, सिलेबस चेंज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपका सिविल का है, और हम लोग जो है आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो एक एग्रीमेंट होता है भाई, है ना। तो एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं। एक एग्रीमेंट वैसा होता है जिसमें कानूनी कार्रवाई नहीं होता है। मतलब आप एक दूसरे से समझौता कर लिए, मतलब म्यूचुअल एक एग्रीमेंट कर लिए कि हाँ, तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जीवन भर का हमारा नाता हो गया, है ना। मतलब एक नॉर्मली फॉर्मेलिटी है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो आपका नॉन लीगल बाइंडिंग है। मतलब लीगल बाइंडिंग वहाँ पे नहीं है। यानी वहाँ पे आपने जो वादा किया, वहाँ पे कोर्ट या कोई थाना नहीं आके कह सकता है कि भाई तुम साथ क्यों नहीं दिए। लेकिन यहाँ पे जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज क्या करते हैं, एग्रीमेंट करता है, समझौता करता है, और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाती है कि अगर आप हम पे या हम जो आपको काम दे रहे हैं वो काम अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। यानी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आप पे की जाएगी या आपके साथ की जाएगी। ये दो या दो से अधिक पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है। मेनली सिविल इंजीनियरिंग के केस में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, है ना, पुल कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वाला ही काम होता है। तभी जो हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। या फिर कोई स्कूल कॉलेज है ना, उसमें अगर कोई मटेरियल वगैरह मंगवाना है, दिस इज़ नॉट आ सिविल रिलेटेड, बट अगर स्कूल में या कोई कॉलेज में कोई मटेरियल मंगवाने हैं, जैसे बुक मंगवाने हैं या फिर कोई अलग काम करवाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करवाना है कॉलेज वगैरह में आपके, तो वहाँ पे भी जो वेंडर होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि भाई हमको इतना मटेरियल चाहिए, हमारे पास इतना रुपया है, आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, इतने टाइम तक आपको जो है ये मटेरियल हमें प्रोवाइड करना है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में बात किया जाए तो मेन पर्पस यही होता है कि जो इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द लॉ, कि हाँ भाई, हम इसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हम इंटरेस्टेड हैं। तो वो जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको बाय लॉ प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब बांध कर रखा जाता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट आपका बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और एज ए सिविल इंजीनियर आप एक बिजनेस ही कर रहे हो, आप कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे हो, आप भी बिजनेस ही कर रहे हो। आप क्या बिजनेस करते हो कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपया है, मुझे जो है एगो बिल्डिंग बनाना है या मुझे एगो अपार्टमेंट बनाना है। खैर 2 लाख में आपका नहीं बनेगा अपार्टमेंट, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एज्यूम कर लो, या चलो 20 करोड़ मान लो, अब तो मान लोगे ना कि बन जाएगा। तो 20 करोड़ है, हमको जो है एक अपार्टमेंट बनाना है। किसी से आप कॉन्ट्रैक्ट किए कि भाई हमको 3 महीना में हमको एक अपार्टमेंट बनाया चाहिए, मतलब बना हुआ चाहिए, और मेरे पास इतना रुपया है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है, कैसे तुम बनाओगे और क्या क्या मटेरियल लगाओगे,
है ना। तो वो सभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक सिग्नेचर किया जाता है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मेन मकसद यही होता है कि जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं उस काम को करने के लिए या जो करने के लिए तैयार हो गए हैं उनको बस क्या करना है, एक सेफ्टी प्रोवाइड करना है बाय यूजिंग लॉ, है ना। लॉ का यूज करते हुए उसको एक सेफ्टी जो है प्रोवाइड करना है। ओके। तो डियर टाइपिकली जो सिविल इंजीनियरिंग के बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया जाए तो कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका पार्टीज इन्वॉल्वमेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पार्टीज़ के बीच में ही होगा। तो पार्टीज़ में एक आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा, एक क्लाइंट होगा, एक सब कॉन्ट्रैक्टर होगा और एक ऑनर होगा, है ना। ऑब्वियसली भाई अगर ऑनर ही नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा, ऑनर होना ज़रूरी ना है। अगर मान लो कि ए पर्सन जो है आपका ऑनर है, ए पर्सन जो है आपका ऑनर है और बी पर्सन जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। बी पर्सन आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो ऑनर है अगर इसी को ख़त्म कर दिया जाए, ऑनर को ख़त्म कर दिया जाए तो ये भाई कॉन्ट्रैक्टर जो है किससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्या कोई वैसा बचेगा जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा? नहीं ना। तो ऑनर का होना ज़रूरी है। ऑनर एक एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि भाई ऑनर रहेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, ऑनर नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। दूसरा, स्कोप ऑफ वर्क। ऑब्वियसली मान लो कि ऑनर है भी और कॉन्ट्रैक्टर भी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है ऑनर को कि हमको कौन सा काम करवाना है। ऑनर को ये पता ही नहीं है कि हमको कौन सा काम करवाना है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि दो पर्सन के बीच में ही होता है ना। एक पर्सन जो है ऑनर बन जाता है और एक पर्सन कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तब। लेकिन उससे पहले मान लो कि जो पर्सन था जिसको काम करवाना, उसको पता ही नहीं है कि हमको कौन सा काम करवाना है, बस पैसा रखे हुए कि भाई अब जाके कोई आदमी से बोले कि भाई मेरे पास ना करोड़ों रुपया है, हम ना कुछ अलग करना चाहते हैं, से कुछ बताओ, आइडिया दो। तो भाई पैसा उसके पास है, आइडिया मिल जाएगा, तो भाई उसको भी सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए ना। यानी कौन सा काम करवाना है, कैसा डिज़ाइन चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो स्कोप ऑफ वर्क जरूरी है। इसके अलावा जब हमें पता चल गया कि हाँ भाई इस क्षेत्र में हमें काम करवाना है, मान लो कि हमें जो है घर बनवाना है, घर बनवाने के लिए जो है हमें क्या मिल गया, एक डिज़ाइन भी मिल गया, इंजीनियर भी मिल गया, स्पेसिफिकेशन भी मिल गया कि भाई अगर 2 मंजिला मकान हमको बनवाना है तो हम ना 2 मंजिला मकान के लिए मेरा लगभग पैसा जो है 1,80,00,000 रुपया जो है खर्चा होगा, ठीक। अब उस प्रोजेक्ट का क्या करिएगा, आप नाम दीजिएगा कि हाँ भाई ये जो घर बनवाना है इसका, इस प्रोजेक्ट का मैं एक नाम दे देता हूँ। तो आप उस प्रोजेक्ट का एक नाम दीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी पैसा का टर्म्स है या भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है प्राइस का, वो आप पूरा कीजिएगा। यानी आप एक एग्रीमेंट कीजिएगा जिसमें बताइएगा कि भाई हम आधा पैसा आपको जो है घर बनाने से पैसा पहले देंगे और आधा पैसा जो है हम आपको कंप्लीट होने के बाद देंगे। हम आपको देखेंगे कि आपका काम सही है या नहीं है, आने वाले कितने सालों तक ये मकान हमारा चल सकता है, उसके बेसिस पे आधा पैसा हम बाद में आपको देंगे। तो इस तरीके का आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा या जो भी आपका घर बनाने का जो ठेकेदारी लेगा उससे आपको जो है बात करनी होगी। उसके बाद आपको जो है मान लो कि कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जैसे मान लो कि पहले जो ओरिजिनल स्कोप ऑफ वर्क था उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो, उसमें डिज़ाइन या
प्लान वगैरह कुछ भी जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है एक प्रोविजंस दिए गए हैं, उसी के अंतर्गत आपको जो है चेंजेस करने होंगे। जैसे अगर 5% से ज़्यादा अगर कुछ चेंजेस आप कर रहे हैं, है ना, और 5% से ज़्यादा कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो भाई उस तरीके का जब डिज़ाइन आपका आएगा तो उसको फिर से आपको नया डिज़ाइन और नए तरीके से एस्टिमेट करना होगा कि भाई अब एक एक्चुअल प्राइस कितना लगने वाला है। परफॉर्मेंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो परफॉर्मेंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी जो है डिफाइन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई आपका परफॉर्मेंस और जो क्वालिटी होना चाहिए प्रोजेक्ट का वो अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हम आपका पैसा काट लेंगे, है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ही वो सारी चीज़ें आपका जो है मेंशन रहता है। इंश्योरेंस एंड लिएबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इंश्योरेंस कवरेज भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा या पार्टीज़ को। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, मान लो किसी बात को लेकर बहस हो गया कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हूँ, तुम इसके अनुसार काम नहीं कर रहे हो, और जो कॉन्ट्रैक्टर है आप ये जो लिखे हैं ये अब काम नहीं होता है, ये आप नहीं चलता है, तो किसी कारणवश डिस्प्यूट हो गया कि नहीं मेरा पैसा वापस करो, मेरा तुम काम खराब कर दिए वगैरह वगैरह, तो उस डिस्प्यूट को या जो लड़ाई हुआ उस लड़ाई को सुलझाएगा कौन? लड़ाई को सुलझाएगा कौन? तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के लिए जो है एक आर्बिट्रेटर या मीडिएशंस या लिटिगेशंस जो है आपके प्रोसेस होते हैं, तो कोई ना कोई आपको एक फिक्स करना पड़ता है कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट को लेकर अगर बहस होता है या झगड़ा होता है तो ये एक थर्ड पर्सन है जो कि आपका हम दोनों का बात को जो है सुनेगा। ये या तो हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख देते हैं, या फिर आपका जो है कई बार आपका जब डिस्प्यूट होता है तब डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग के बीच में झगड़ा हुआ है तो चलो उसके पास चलते हैं, वो दोनों की बातों को सुनेगा और अपना फैसला सुनाएगा। अगर उससे भी बात नहीं बनता है तो भाई हम लोग कोर्ट चलेंगे, थाना कचहरी जो भी है सारी फॉर्मेलिटीज़ निभाते हुए आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। फिर लीगल एक रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है प्रोवाइड करना कि भाई लॉ जो है आपके साथ है ना, लॉ के हर कोर्ट्स के अंतर्गत जो है आपको काम करने होंगे। कई सारे कंपोनेंट्स हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे ऑफ़र क्या होता है कि एक प्रपोजल्स होता है जो एक पर्सन दूसरे को देता है कि देखो भाई मेरे पास इतना पैसा है, मुझे ये काम करवानी है, अब बताओ कि तुम काम करोगे या फिर मैं किसी और के पास जाऊं। तो भाई ऑफ़र या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। तो मान लो कि जो भी आपने ऑफ़र दिया सामने वाले पर्सन्स को, वो उसको मान जाता है ना, कहता है कि हाँ ठीक है हम ये काम कर सकते हैं, तो वो आएगा एक्सेप्टेंस में, यानी जो भी काम दिए गए वो उस ऑफ़र को क्या किया, एक्सेप्ट किया, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस था उसको पालन करेगा कि हाँ भाई आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हमें बता रहे हो हम उसके अनुसार जो है आपका काम करेंगे। और जो भी कंसिडरेशंस हैं, मान लो कि कोई पार्टीज़ के भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट्स है या मनी या गुड्स या सर्विस या कोई भी प्रोमिसेस जो वो पूरा नहीं कर रहा है या कर रहा है, तो उससे रिलेटेड एक कंसिडरेशन जो है दिए जाते हैं कि भाई मिनिमम ये इतना जो है होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि कोई आरसीसी का स्लैब बना रहे हैं, है ना, तो उसमें मिनिमम जो है M25 जो है आपका ग्रेड यूज होना चाहिए। इस तरीके का मतलब एक कंसिडरेशन, एक जो है एक पॉइंट जो है प्रोविजंस लिख दिया जाता है। इसके अलावा आपका लीगल एक पर्पस होना चाहिए कि भाई इसमें आपका लॉ भी जो है इंक्लूडेड होगा। अगर आप इलीगल कोई एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपके अगेंस्ट जो है मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ। फिर कॉम्पिटेंट पार्टीज़, अगर कोई और पार्टीज़ उस काम के लिए तैयार है और आप जो है काम करने में लेट कर रहे हैं तो हम दूसरे पार्टीज़ को जो है उसमें इन्वॉल्व करवा सकते हैं। एक म्यूचुअल असेसमेंट, इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में एक प्रॉपर और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई आप जो कर रहे हो सही है और हम भी जो कर रहे हैं वो भी सही है, तो दोनों को मिला जुला जो है काम हो। और कॉन्ट्रैक्ट का जो है ये जो एरिया है ये वाइड एरिया है, इसमें जो है आपका बिजनेस एग्रीमेंट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, है ना, रियल एस्टेट ट्रांसैक्शंस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, लाइसेंसिंग एंड सो ऑन, और भी कई सारे
जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है कवर होते हैं। ये जो है प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क पार्टीज़ को, ताकि वेरियस एक्टिविटीज़ में वो अपना अधिकार और जो भी उसका ऑब्लिगेशंस है एक दूसरे के पार्टीज़ के अलोंग या एक दूसरे पार्टीज़ के साथ वो उस चीज़ को फुलफ़िल कर सके। बात किया जाए इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, तो सबसे पहला है कि भाई क्लैरिटी आपका होना चाहिए, है ना, कि भाई जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें सारी पॉइंट्स, जो भी राइट्स है, जो भी अधिकार है ना, जो भी पॉइंट्स को हटाना हो या कोई एक्सपेक्टेशंस है पार्टीज से कॉन्ट्रैक्टर का या कॉन्ट्रैक्टर से पार्टीज का, तो वो क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरा ये एक्सपेक्टेशन जो है कि मेरा बिल्डिंग जो है कम से कम 10 सालों तक चलना चाहिए, है ना, मेरा अधिकार है, जो भी है वो सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शंस होना चाहिए, इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। साथ ही साथ इन्फोर्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जाता है जिसके अंतर्गत अगर कोई पार्टीज काम नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, तो उस पर लीगल एक्शन जो है लिया जा सके। जो भी रिस्क है ना, उसको मैनेजमेंट के लिए भी जो है कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है। उसके अलावा बिजनेस रिलेशन, एक जैसे मान लो कि एक ऑनर है और एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो ऑनर जो है कॉन्ट्रैक्ट की दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना, तो वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना वो कितने समय तक रहेगा। मान लो कि वो पहला काम जो है बहुत अच्छा काम बना के दिया या बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया, तो दूसरा बार भी जो ऑर्डर है वो सबसे पहले प्रीफर करेगा कि जिससे पहले काम करवाए थे उसको पहले जो है मौका दिया जाए, क्योंकि वो पहले काम अच्छा किया था। अगर फिर वो अच्छा काम करता है तो उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। मतलब ऑनर को अगर विश्वास हो गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो बिजनेस में बदल जाता है, तो एक बिजनेस रिलेशन जो है वहाँ पे बन जाते हैं। इसके अलावा आपका जो है मान लो कि कोई लॉ या रेगुलेशंस है, उसको प्रॉपर तरीके से लागू करना भी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें जो है लिखा होता है। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी जो है आपके प्रोवाइड किए जाते हैं कि भाई मान लो कि कोई काम किया, है ना, जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए हैं, उसके अनुसार अगर काम किया है तो उसको पूरा का पूरा पैसा भी देना चाहिए, है ना। इसके अलावा पीस ऑफ माइंड, मतलब मन में शांति होती है कि भाई हमें तो अब कुछ करना ही नहीं है, बस हमको देखना है कि क्या ऐसा काम कर रहा है, काम अच्छा करेगा तो पूरा पैसा देंगे, नहीं काम अच्छा करेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काटना रहेगा, जो भी डिडक्ट करना रहेगा वो करेगा। लीगल वैलिडिटी एक होता है कि भाई आप अगर काम अच्छे से नहीं करते हो तो आप पे जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा, और उसके थ्रू जो भी आपको कंपनसेशन होगा या मतलब लॉ को एकदम फोर्सफुली उस पर जो है लागू किया जाएगा कि अगर आप गलत करते हो तो आपको जेल भी हो सकता है। और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने किया उसको जो है आप रिकॉर्ड के लिए रखते हो, ताकि फ्यूचर के लिए भी आपका जो है वो हेल्पफुल हो कि हमें किससे काम करवाना है, किससे काम नहीं करवाना है। तो ये एक मेन इम्पॉर्टेंस था कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियोज़ था, ये आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं।